मानवाधिकार संगठन कार्यक्रम का आयोजन। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने की शिरकत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले केसी। सावन महीने का चौथा सोमवार, विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने महामृत्युंजय और जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। देहरादून में गंगा सुरक्षा समिति की बैठक। जिलाधिकारी सोनिका मीणा के निर्देश पर बैठक का आयोजन। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के दिए दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आजाद भारत के इतिहास में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर आपातकाल को लेकर दोषी ठहराया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच में हरिद्वार में एक मानवाधिकार संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। केसी त्यागी ने कहा कि आजाद भारत में आपातकाल मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण है और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पर कड़े कदम उठाए जिससे कि वहां पर हिंदुओं की रक्षा हो सके। कार्यक्रम में कई संत और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई नेताओं ने भी शिरकत की है। आपको याद चलेगी कि केसी त्यागी भी मौके पर मौजूद रहे। हरिद्वार कार्यक्रम में जेडीयू नेता पहुंचे हुए थे। केसी त्यागी ने आपातकाल को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल नहीं होना चाहिए था और मानवाधिकार संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा था। आपातकाल एक जरूर दौर ऐसा है जब ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, लेकिन उसके लिए यूएन से लेकर के और बहुत संस्थाएं कार्यरत हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून से लेकर के और अंडमान तक हर राज्य में, हर प्रदेश में ह्यूमन राइट्स को जिंदा रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए संगठन बने हुए हैं। मुझे आज ऐसे ही संगठन में यहाँ आने का सौभाग्य मिला है और जब तक पत्रकार, जुडिशरी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सक्रिय हैं तब तक ह्यूमन राइट्स को कोई खतरा नहीं। हाँ, जो माइनॉरिटीज वहां हैं उनके तो सभी अधिकार छीन चुके हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं। रुड़की के ढंढेरा फाटक बीजी आर्मी एरिया के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया है और संदिग्ध की भाषा और हाव भाव के आधार पर उसके विदेशी होने का संदेह है और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रोका और पूछताछ भी की है। आईआईटी रुड़की के सुरक्षा अधिकारी देवाशीष भौमिक की मदद से पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम रहीमुल, उम्र 50 साल बताई है, जो कि बांग्लादेश के हाकिमपुर पाबना राजशाही का निवासी है। रहीमुल ने यह भी बताया कि वह 3 महीने पहले भारत में पैसे कमाने के उद्देश्य से चोरी छिपे आया हुआ था। देश में कई स्थानों पर घूम चुका है और पुलिस ने रहीमुल को हिरासत में लेकर कई जांच एजेंसियों से पूछताछ कराई है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। रुड़की स्थित भार्गव नर्सिंग होम से सामाजिक संस्था इनर व्हील
क्लब के सौजन्य से निःशुल्क लीवर स्कैन और LFT कैंप लगाया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कराया। इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रमा भार्गव ने बताया कि अभी तक लगभग 100 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन नगर वासियों के किए जा चुके हैं, जिनके लीवर की निःशुल्क जांच की जा रही। उन्होंने कहा कि समय समय पर उनकी तरफ से ऐसे कैंप का आयोजन किया जाता रहेगा। इनरव्हील का काम ही है समाज की सेवा, और इस समाज की सेवा को हम कुछ तरीके से ऐसे लाना चाहते हैं कि जो वुमेन के लिए और बच्चों के लिए ये हमारे समाज के पिलर्स हैं, हम उनको अच्छा बनाना चाहते हैं। तो आज ये जो कैंप है वो है लिवर स्कैन टेस्ट, जो कि रुड़की में अवेलेबल नहीं है। इससे काफ़ी लोगों को कुछ पता चलेगा कि ताकि वो लिवर, जैसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन जैसी बीमारियों से बच सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का भी कैंप किया था, वो भी हमारा बड़ा सफल रहा। हमें ऐसा लगता है अब हम अगला 15 अगस्त को गाँव में फिर करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि गाँव में एक जागरूकता भी आएगी। चाहिए है कि इनरव्हील लगातार सेवा कार्य में आगे रहते हैं और जिनके प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा समाज के लिए, सेवा के लिए होते हैं। और मेडिकल कैंप अभी पहले भी किया था इन्होंने, चेस्ट कैंसर मेडिकल कैंप, और आज ये मेडिकल कैंप किया है। LFT टेस्ट और कई सारे टेस्ट यहाँ पर करेंगे और भार्गव नर्सिंग होम में ये टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत कर्मठ हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं और पूरा परिवार इनका हमेशा सेवा कार्य में आगे रहते हैं। ये कैंप एक्चुअली 28 तारीख को होना था, क्योंकि उस दिन होता है हेपेटाइटिस डे। 28 तारीख को कांवड़ सेवा की वजह से, कांवड़ की वजह से वो हो नहीं पाया, तो उसको आज हमने ऑर्गेनाइज किया। और ये कैंप जो इनरव्हील क्लब की तरफ से किया है, ये लोग सेवा में हमेशा आगे रहते हैं और समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बीमारी का पहले जल्दी पता लगा लेंगे, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे लिवर की हो, चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे हार्ट की हो, किसी भी बीमारी को अगर हम जल्दी पता कर लेंगे तो उसका इलाज बहुत संभव होगा और मरीज को हम बचा सकते हैं। वरना कई बार मरीज जो होता है बहुत लेट स्टेज में आता है और उसका पता नहीं लगता कि उसका क्या करें हम, और फिर वो हायर सेंटर पे जाकर के बहुत पैसे खर्च करके वो कराता है। आपको बताते चलें कि 100 से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन यहां पर किया गया है और निःशुल्क लीवर स्कैन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आपको बताते चले कि इनरव्हील क्लब ने ये कैंप को लगाया है। सावन मास के चौथे सोमवार के दिन अल्मोड़ा में विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में देश भर से यहां पर श्रद्धालु आ रहे शिव भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। प्रातःकाल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पर महामृत्युंजय एवं जगन्नाथ मंदिर में भी जाकर अभिषेक किया है और साथ ही जागेश्वर धाम से सावन के एक महीने में भी श्रावणी मेला लगता है, जिसमें शिव भक्त शिव अर्चना और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र जाप कर अनुष्ठान करते हैं। वहीं इस महीने में कुल देवताओं का पूजन होता है। देव डागरिये विधिवत पूजा अर्चना के साथ में अवतरित होते हैं और जागेश्वर की परिक्रमा करते हुए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बेसी कहा जाता है। देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका मीणा के निर्देश पर विकास भवन के सभागार में देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक ली है। इसको लेकर सुनील कुमार ने बताया कि बैठक में संबंधित विभाग जैसे नगर निगम, जल निकाय निगम और साथ ही जल संस्थान के साथ मिलकर गंगा नदी को स्वच्छ रखने के निर्देश पर कार्रवाई करने पर समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून शहर में नगर निगम क्षेत्र के अंदर स्वच्छता को लेकर STT कूड़ा प्रबंधन पर संचालन सही ढंग से करें, इस पर समीक्षा हुई है। जी, जिला गंगा समिति की जो बैठक है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित जो हमारे विभाग हैं, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, इन सबके साथ इस परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जाती है कि जो गंगा को स्वच्छ रखने की दिशा में कार्यवाही की जाए। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि शहर के अंतर्गत जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो स्वच्छता की व्यवस्था है, खासकर इसमें कि
हमारे STPs हैं उनका संचालन सही ढंग से हो, तो हमारा कूड़ा प्रबंधन का संचालन सही ढंग से हो, इस पर समीक्षा की जाती है। जी, जिला गंगा समिति की जो बैठक है जिलाधिकारी महोदय के निश्चित में आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित जो हमारे विभाग हैं जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, इन सबके साथ इस परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जाती है कि जो गंगा। जीआरपी पुलिस ने बच्चा चोरी का खुलासा कर दिया है। बच्चा चोरी की वारदात का अंजाम देने वाली महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार जीआरपी थाने में एसपी रेलवेज सरिता डोभाल ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। 2 दिन पहले वाराणसी से दंपत्ति गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। रात के वक्त महिला ने उनका 8 महीने का बच्चा चोरी कर लिया और फरार हो गए। पूछताछ के आधार पर जो अपहरण करने वाली महिला थी उसका हुलिया हमें पता चला था। उसके संबंध में जो है चेकिंग की गई और काफ़ी सघन चेकिंग की गई। सीसीटीवी कैमराज में हालांकि कोई फुटेज नहीं मिली थी। इस संबंध में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था कि जो प्राप्त हुलिया है उसी आधार पर हम लोग सर्च कर रहे थे और काफ़ी जगहों पर जिसमें रायवाला, ऋषिकेश, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला सब जगह हमारे द्वारा चेकिंग की गई और उसके पश्चात महिला को जो है ऋषिकेश से अरेस्ट किया गया, जिसके पास से जो अपहृत बालक है उसको बरामद किया गया। बाबूजी ने हमारी बहुत मदद किया। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन में हमारा बच्चा लिया करके हरिद्वार उत्तराखंड के हमारा बेटा हमारे गोद में दे दिया लिया करके। कितनी खुशी हो रही है बच्चा? हमारे खुशी बहुत हो रही है भैया जी, खुशी हमारी बहुत हो रही है। हमारा बच्चा लिया के हमारे गोद में दे दिया। उसके भगवान मार रहे हैं हम। पुलिस ने हमारा बहुत मदद किया हरिद्वार के। एक बच्चा आपका? हमारा 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बेटा। सबसे छोटा था ये। ऋषिकेश के पास जानकी पुल घाट पर आचमन लेने गई एक महिला गंगा में बह गई है। परिजनों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने महिला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ ही देर बाद में महिला का शव त्रिवेणी घाट चौकी की जल पुलिस को आस्था पथ के पास से मिला है। मृतका की पहचान 50 साल की चमेली देवी के रूप में हुई है, जो कि बरेली की रहने वाली थी। बताया ये भी जा रहा है कि महिला चंद्रेश्वर नगर अपने भाई के घर आई थी। परिवार के लोगों के साथ में महिला भी सुबह नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रही थी। रास्ते में वो जानकी पुल पर आचमन के लिए रुकी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और महिला गंगा नदी में जाकर गिर गई। गंगा के तेज बहाव के चलते महिला गंगा की धार में बह गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाना। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा
मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। मंगलौर क्षेत्र के जैनपुर गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर सीवर का स्लैब टूटने से गड्ढे में 2 मजदूर गए हैं, जिनकी दम घुटने के चलते दुखद मौत हो गई। और हादसे के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया और हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। सीवर का स्लैब टूटने से ये बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल आपको बताते चला कि खबर मंगलौर से है, जहां पर दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत भी हो गई है। मृतकों के परिवार में कोहराम भी मचा हुआ है। देहरादून के दून अस्पताल के स्टोर रूम और एक्सरे रूम में आग लग गई है। अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि स्टोर रूम में रखे कागजात भी जलकर खाक हो गए और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है। साथ ही मरीज और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। चिकित्सक अधीक्षक ने बताया कि वहां पर 2 मरीज भी मौजूद थे, जिनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हाँ देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि आज एक हमारा जो स्टोर रूम है जिसमें हम लोग अपनी एक्सरे की फिल्म इत्यादि उसमें रखते हैं, तो उसमें एक अचानक एक साउंड के साथ हल्की सी आवाज़ हुई और उसके बाद उसमें आग लग गई। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सभी डॉक्टर, हमारे जितने कर्मचारी थे, हमारे गार्ड्स, सभी ने बहुत ही त्वरित एक्शन लेते हुए वहाँ पर 2 मरीज उस टाइम पर थे, जिसमें कि एक ब्लाइंड पेशेंट भी था। हमारी डॉक्टर ने उसको खुद ही कैरी अपने साथ सहारा देकर उनको पीछे के रास्ते से वहाँ से निकाल लिया। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर ईदगाह रोड पर नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक महिला के पिता शरीफ अहमद ने भी पुलिस के बयान दिया। आधे घंटे पहले उनकी बेटी ने उन्हें फोन करके घर ले जाने की बात की और तभी मृतक महिला के परिजन घर आए, लेकिन तब तक महिला ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सूचना पाकर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत का मामला सामने आया और फिलहाल परिजनों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जारी है। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इनमें अक्सर लड़ाई होती थी रोज, और लड़ाई झगड़ा था। हमारी बहन में भी, और ये लालची बहुत है, दहेज भी मांगती थी।
खाना वो ना दिया, ये चीज़ नहीं दी, वो चीज़ नहीं दी, इस तरीके से उसे तंग करती थी। अब ये पता नहीं चला, इन्होंने ताला लगा हुआ था, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं करा वो पता नहीं अभी। तो इनका यही पता चलेगा बाद में क्या है क्या नहीं है। इसलिए है तो ताला बंद था बाहर से, जी सब निकली हुई है, वो सब निकाल ली इन्होंने, कुछ नहीं है। शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में राजकर विभाग और साथ ही इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए निर्णय लिए गए। केंद्रीय बजट में जीएसटी प्रावधानों में प्रस्तावित बदलावों पर कार्यशाला आयोजित की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त होगी। साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल करके अच्छे करदाता व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखंड जीएसटी संग्रहण में देश के दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण किया गया, जो कि बीते साल की तुलना में 30% से भी ज्यादा है। इक्कीस अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का भी कहना है कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा ये सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस कमेटी द्वारा बिजनेस को लेकर तय किया जाता है। सत्र में पहले सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें बिजनेस को लेकर चर्चा होती है, जिसके आधार पर सत्र की अवधि तय की जाती है। नहीं, सरकार के पास हर सवाल का जवाब होता है। विभाग से संबंधित सवाल होते हैं और विभागीय मंत्री हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन विधानसभा कितने दिन चलेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सरकार के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बैठ करके जो बिजनेस आना होता है उसके आधार पर तय होता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है उससे पहले, उसमें सारी चर्चा होती है। तो जितने दिन का आवश्यक बिजनेस होगा सरकार के पास, दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे की अध्यक्षता में विधायक मंडल दल की बैठक होगी और इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इस बैठक में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप को लेकर भी बैठक में चर्चा होने वाली है। खासतौर पर गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र को लेकर बैठक पर चर्चा होगी। आज दिल्ली में 4 बजे आदरणीय शैलजा जी और दीपिका पांडे जी सह प्रभारी हैं, आदरणीय गुरदीप सप्पल जी के तत्वाधान में विधायक मंडल दल की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें पूर्व वाली बैठक के सारे एजेंडे रहेंगे, जिसमें निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ का बाई इलेक्शन। 27 का जो रोड मैप है उसके विषय में भी चर्चा होगी। और इस बैठक में जो सबसे खास बात है वो गैरसैंण में होने वाले सत्र के विषय में भी इस बैठक में गंभीर चर्चा है। ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में प्रबंधक और ब्राह्मण समाज के बीच में विवाद हो गया है। आरोप है कि पूजा अर्चना करने पहुंच रहे ब्राह्मणों के साथ में मंदिर के प्रबंधक गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने लगे, जिसमें मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बख्शा नहीं जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। श्रद्धालुओं के साथ ब्राह्मण समाज ने प्रबंधक की कार्यशैली पर विरोध उठाया और वैदिक ब्राह्मण महासभा ने मंदिर प्रबंधक का रवैया नहीं सुधरने पर निरंजनी अखाड़े में जाकर शिकायत करने और मंदिर में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। वैदिक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जगमोहन मिश्रा ने बताया कि हर साल पूरे उत्तराखंड के पंडित समय समय पर वीरभद्र मंदिर में अपने जजमानों के साथ पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं और आज तक अभी भी मंदिर में पूजा पाठ को लेकर कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी है। लेकिन कुछ समय पहले मंदिर में व्यवस्था को संभालने पहुंचे नए प्रबंधक रघुवीर सिंह गिरी ब्राह्मण और जजमानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।